Good morning, students. The screen is visible to you? Okay, so let us start with today's lecture. Yesterday we were studying about series expansion of complex function. उसमें ये वाले क्वेश्चन तक हम लोग किए थे. इसके आगे का इसका समेशन फॉर्म बता सकते हैं क्या कोई मेरे को? What will be the summation form of this term? मैंने बताया था तुम लोगों को हो सके तो सीरीज को तुमको समेशन फॉर्म में लिखना है. तो ये सीरीज हमको मिली थी, इसका समेशन फॉर्म बता सकते हो f of z का? मैम 1/z minus 3 plus 2/3 Yes. sigma n 0 to infinity. ये 2 उसमें कंसिडर होगा क्या? यस मैम हो जाएगा. ओके, टेल मी समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी. मैम 0 to infinity ओके, 0 टू इंफिनिटी minus 1 to the power n 1 टू द पावर n. minus 1 ओके, माइनस 1 टू द पावर n. ब्रैकेट में 1/3 power n यस. plus 1/6 power n into z minus 3 whole to the power n. Yeah, right. Good. Very good. This will be summation form of the given series, isn't it? ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था. वाज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वन? ये जब हम लोग ने ओरिजिन को शिफ्ट करके किसी और पॉइंट पे हम सीरीज निकालते हैं तो जो प्रोसेस करना है वो क्लियर है कि कुछ और एक और क्वेश्चन बनाए इससे रिलेटेड और सॉल्व करना है सीरीज का क्वेश्चन की बन जाएगा? बताओ. एक और करना है? चलो फिर इसके ऊपर वाले क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं. ये वाला क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट. नोट दिस क्वेश्चन. फाइंड द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ. अच्छा, एक चीज बता रही हूँ, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हो या टेलर सीरीज एक्सपेंशन, प्रोसेस वी विल अप्लाई द सेम वन. ओके, ऐसा नहीं है कि टेलर सीरीज में तुमको अलग से सॉल्व करना है, यही सेम प्रोसेस रहेगा. ठीक, चाहे लॉरेंट सीरीज बोले चाहे टेलर सीरीज बोले, उसके लिए अलग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं. जैसे ये क्वेश्चंस है हमारे एक्सपैंड इन टेलर सीरीज, ये फंक्शंस दिए हुए हैं, इनको भी तुम वैसे ही सॉल्व कर सकते हो. इस ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें z माइनस 1 एच सच रहने दो, 1/z+1 को ये हो जाएगा z+1 का होल इनवर्स. यू अप्लाई द बाइनोमियल एंड यू कैन एक्सपैंड इट अबाउट द पॉइंट z माइनस z इक्वल टू 1 बोला है, यानी क्या करना पड़ेगा हमको, u इज इक्वल टू z माइनस 1 एज्यूम करके इस पूरे टर्म को u के टर्म्स में ले आएंगे. तो ये आ जाएगा u अपॉन u प्लस 2 होल इनवर्स. ठीक, अब ये u तो रहने दो, इस टर्म को 2 प्लस u होल इनवर्स को तुमको एक्सपैंड करना है. ठीक, यूजिंग दिस कंडीशन. नहीं, अगेन ये cos z है तो cos z को कैसे एक्सपैंड करोगे? cos z को हम ऐसे ही एक्सपैंड कर पाएंगे क्या? बाइनोमियल लगेगा cos z पे? Tell me, can you solve it according to binomial theorem cos z? हाँ, इसकी सीरीज को सॉल्व करना है, लेकिन हमको इसकी टेलर सीरीज चाहिए, मैक्लॉरेन नहीं. देखो, इसकी जो सीरीज तुम लोगों ने पढ़ी हुई है, cos z का सीरीज फॉर्म जो पढ़ा हुआ है वो है तुम्हारा 1 माइनस z² 2 फैक्टोरियल प्लस z टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल सो ऑन. दिस विल बी द टेलर मैक्लॉरेन सीरीज ऑफ दिस फंक्शन cos z, यानी कि दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन अबाउट द पॉइंट z इक्वल टू 0. लेकिन यहाँ तुम लोगों को बोल रहे हैं अबाउट द पॉइंट z इक्वल टू π/2 सॉल्व करना है. ठीक, तो इसको तुम जो टेलर सीरीज का मेथड होता है उसी वैसे ही मेथड से सॉल्व कर सकते हो. f ऑफ z इज इक्वल टू cos z ले लिया. ठीक, उसके बाद f डैश ऑफ z निकालो और उसमें फिर z इक्वल टू π/2 पुट करो, फिर f डबल डैश ऑफ z निकालो, π/2 अगेन पुट करो. लाइक दैट you will get all the values at π/2, f dash of π/2, f double dash of f π/2 so on, and then you will write it in the form of series. जो टेलर सीरीज का डेफिनेशन है उसी से ये मिल जाएगा तुमको. ठीक, लेकिन जहां इस तरह का क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे रैशनल फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, वहां पे तुमको जो टेलर सीरीज का मेथड है और जो मैक्लॉरेन सीरीज का मेथड है सेम चलेगा. जैसे इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा z माइनस 3 इंटू z प्लस 2. ठीक,
अब ये फिर से वैसे ही एक्सपैंड करेंगे, z इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 1 बोला है, तो एक बार u इज इक्वल टू z -1 यानी z प्लस 1 हो जाएगा, u इज इक्वल टू z प्लस 1 लेके और को सिंप्लीफाई करेंगे, एक बार z -1 लेके, ठीक, और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करके बताती हूँ तुम लोगों को, नोट करो क्वेश्चन, एक्सपैंड इन टेलर सीरीज, expand in Taylor series, function given is f of z is equal to 1 upon z square minus z minus 6 about z equal to -1 and z equal to 1, ठीक। अब गिवन फंक्शन को लेके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस हमारा बिल्कुल नहीं बदलेगा, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे वैसे ही करेंगे। पहले एफ ऑफ जेड ले लिया, अब उसको पहले फैक्टराइज कर लेंगे डिनोमिनेटर अगर है टर्म तो, और उसके बाद उसको पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करेंगे। सो हियर द फैक्टर्स आर z माइनस 3 इंटू जेड प्लस 2, यही फैक्टर्स आएंगे ना, करके बताओ मुझे। तो अब उसके बाद मेरे को बताओ इसका पार्शियल फ्रैक्शंस क्या आएगा। इफ आई टेक दिस इज इक्वल टू a अपॉन z माइनस 3 प्लस b अपॉन z प्लस 2, get the values of a and b by using partial fraction। क्या पुट करना है हमको, a फाइंड करने के लिए z इक्वल टू 3 एंड b फाइंड करने के लिए z इक्वल टू -2। So tell me what are the values you are getting? No. Right. Yes, it will be 1 by 5 and minus 1 by 5. So if I take 1 by 5 common, you have the factors 1 by 5 into z minus 3 minus 1 upon z plus 2. Like this you will be partial factorizing the given function f of z. Put it some equation number, ये तुम्हारा f of z हो गया, ठीक। अब हमको देखना है किस पॉइंट के अबाउट हमको एक्सपैंड करना है। सो वी हैव बीन गिवन 2 पॉइंट्स, सो लेट अस चेक इट वन बाय वन। फर्स्ट हमारा पॉइंट था अबाउट z इक्वल टू -1, ठीक। तो z इक्वल टू -1 ले रहे हैं, यानी कि हमको पुट कर लेना है, नया वेरिएबल लेना है, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है ना। अबाउट 0 अगर रहता है तो हम डायरेक्टली इसको बाइनोमियल लगा के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब किसी और पॉइंट के अबाउट निकालने बोल रहे हैं, देन वी विल हैव टू शिफ्ट द ओरिजिन टू दैट पॉइंट। सो यू विल बी टेकिंग द वेरिएबल u इज इक्वल टू z प्लस 1 so that the origin will be shifted to -1, okay। u is equal to z plus 1 लिया, so इसके अकॉर्डिंग हमको मिल जाएगा z is equal to u minus 1। put it in in equation number 1 to get the function in form of u। f of z की वैल्यू अब u के टर्म्स में मिल जाएगी हमको 1 by 5 1 upon u minus 1 minus 3 that will be u minus 4 minus 1 upon u minus 1 plus 2 that will be u plus 1, ठीक। अब देखो यहाँ पे तुमको एक चीज ये है कि यहाँ पे तुमको जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, मतलब जो जिस रीजन के अंदर तुमको ये सीरीज बनानी वो नहीं बताया गया, सिर्फ तुमको बताया गया कि पॉइंट जो है वो -1 है। तो हमने जब टेलर सीरीज और मैक्लॉरेन सीरीज दोनों पढ़ा तो हमने देखा कि जिस पॉइंट के अबाउट हम सीरीज को एक्सपैंड करते हैं वो उस सर्कल का सेंटर बनता है। तो यहाँ सेंटर कहाँ पे है, -1 पे, ठीक। और इसके अबाउट हमको एक सर्कल लेना है। अगर हमको बोलते हैं मैक्लॉरेन सीरीज तो हमको उस सर्कल को क्या लेना है, इस सेंटर के बाहर लेना है, ठीक। और अगर हमको बोल रहा है कि टेलर सीरीज लेना है यानी इस सर्कल के अंदर लेना है। तो अगर इस सर्कल के अंदर लेना है और रेडियस सॉरी सेंटर -1 पे है, तो हमको ये लेना पड़ेगा कि मॉड u की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी। कैसे लेस देन 1 होगी,
क्योंकि हमारा ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है u इज इक्वल टू z इक्वल टू -1, दैट विल बी u इज इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल टू 0 ये अगर सेंटर है तो, और इसी के आसपास हम लोग अपने सीरीज को कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं, तो हमारा जो ये है पॉइंट्स जो है वो नियर टू दिस 0 होगा, नियर टू 0 होगा, यानी उसका रेडियस जो है, मतलब जो सर्कल लेंगे हम, जितना भी छोटा लेते जाए वो सर्कल 1 से छोटा ही आएगा उसका वैल्यू, है ना, 1 से बड़ा नहीं आएगा। सो इन दिस केस व्हेन यू हैव नॉट गिवन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द कन्वर्जेंस, मतलब कौन से रीजन के अंदर तुमको कन्वर्जेंस बताना है, तब तुम लोग क्या ले लोगे कि जो सेंटर है उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू 0 है, यानी कि u की वैल्यू 0 के अबाउट तुम्हारा कन्वर्जेंस स्टडी कर रहे हो, यानी उसका रेडियस जो होगा उस सर्कल का वो 1 से कम ही होगा। इसीलिए हम लोग मॉड u की वैल्यू लेस देन 1 लेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें अब, तो ये 1/5 ये जो टर्म है u -4 होल इनवर्स, और सेकेंड टर्म है हमारा 1 प्लस u होल इनवर्स। सो फर्स्ट टर्म में मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा इसको रैशनल फॉर्म में लाने के लिए, मतलब बाइनोमियल लगाने के लिए, बाइनोमियल लगाने के लिए क्या होना चाहिए, पहले एक टर्म 1 होना चाहिए, और जो टर्म वेरिएबल बचेगा उसकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक। तो हमको पता चल गया यहाँ पहले से ही मॉड u की वैल्यू लेस देन 1 है। तो मुझे बताओ ये पहले टर्म में से क्या कॉमन लेना चाहिए, 4 या u? 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि अगर मॉड u लेस देन 1 है तो ऑटोमेटिकली मॉड u अपॉन 4 भी लेस देन 1 ही होगा, ठीक। इसीलिए हमको 4 कॉमन लेना है। तो लेकिन हमको पहला टर्म तो पॉजिटिव चाहिए, इसलिए 4 नहीं, हम -4 को कॉमन लेंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा -4 होल इनवर्स इंटू 1 माइनस u अपॉन 4 होल इनवर्स, ठीक। सेकेंड टर्म में तो ये मतलब बाइनोमियल के फॉर्म में ही दिया हुआ है, पहला टर्म 1 ही है और दूसरा टर्म u ही है, तो ये डायरेक्टली एक्सपैंड हो जाएगा 1 प्लस u होल इनवर्स के फॉर्मूले से, ठीक। तो इसको कुछ चेंज करने की हमको जरूरत नहीं है। लेट अस एक्सपैंड द टर्म्स। 4 -4 inverse will be -1/4, that will be first term will become -1/20 and let us expand it। कल भी हमने बार बार डिस्कस किया है सीरीज, बाइनोमियल सीरीज 1 माइनस टी होल इनवर्स होता है 1 प्लस टी स्क्वायर सो ऑन। अकॉर्डिंगली ये सीरीज बन जाएगी 1 प्लस u/4 प्लस u/4 का होल स्क्वायर प्लस u/4 का होल क्यूब, that is u cube upon 4 cube, so on. Similarly, second series will become 1 minus u plus u square minus u cube, so on, like this. So अब इसमें एक जैसे टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करते जाते हैं। पहला टर्म आएगा तुम्हारे पास -1 -1/20, u का कोएफिशिएंट आएगा, ओ यस राइट, 1/5 भी मल्टीप्लाई होगा, ओके। सो एक बेटर ऑप्शन है, हम लोग यू 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन 1/5 को कॉमन ले पाएंगे, राइट। लेट अस सिंप्लीफाई इट दिस वे, 1/5 को बाहर रहने दो और ये 1/4 को यहाँ मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा u/4 स्क्वायर, ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 4 क्यूब, ठीक। ये हो जाएगा u क्यूब अपॉन 4 टू द पावर 4 सो ऑन, ठीक। अब 1/5 को कॉमन ले सकते हो, दोनों ही सीरीज में आ रही है। अब एक टर्म्स को कलेक्ट करते जाते हैं। सो फर्स्ट टर्म आ गया हमारा 1/4 -1, सेकेंड टर्म आएगा ये इस तरह से ले लेते हैं, -1/5 कॉमन ले लिया, ठीक। तो सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 स्क्वायर -1 इंटू यू, प्लस थर्ड टर्म बन जाएगा 1/4 क्यूब -1 इंटू यू स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म 1/4 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू यू टू द पावर 3, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक। कैन यू गेस द नेक्स्ट टर्म, इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म गेस कर सकते हो?
-1 होगा कि +1 होगा? हाँ, +1 होगा, है ना? Alternately it is going plus minus, isn't it? Now can you guess what will be the summation form of this series? पहले summation form में लिख लेते हैं, फिर u को replace कर लेंगे. -1/5 कॉमन लिया हमने. चलो बताओ क्या आ सकता है n इक्वल टू? वन अपॉन 4 to the power n -1 to the power n इंटू u to the power n -1 हो जाएगा. ठीक, लेकिन ये जो पॉलिनोमियल, ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हमारा वेरिएबल टर्म, उसके पावर को हम n फिक्स करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, माइक को स्विच ऑफ कर लो. हाँ, u का जो पावर है, किसका माइक ऑन है भाई? स्विच ऑफ करो. यहाँ पे देखो u का पावर जो है ना, उसको हम लोग n फिक्स करने की कोशिश करते हैं. ठीक, अगर ये n रखना है तो ये वाले जो टर्म्स है उनको n-1 के फॉर्म में लेना होगा. ठीक, लाइक दिस वी कैन राइट इट 0 to infinity n+1 हो जाएगा. सॉरी, ये n+1, ये भी n+1, and you will start the series from 0, so that first term will be u to the power 0, that is 1. ठीक है, so like this we can write the series summation n equal to 0 to infinity 1 upon 4 to the power n+1 -1 का power n+1 u to the power n. ठीक, जो तुम लोगों ने बताया वो भी सही है, बहुत ज्यादा गलत नहीं है, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि जो वेरिएबल है उसका पावर हम n में, n के टर्म्स में लें, उसके अकॉर्डिंग सीरीज को बनाएं. ठीक है, और u की वैल्यू हमने क्या ली हुई थी, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, क्योंकि ये तो फंक्शन तो हमारा f(z) था, तो z के टर्म्स में आना चाहिए. सो इट विल बी z+1. सो यू हैव -1 to the power 5 summation n equal to 0 to infinity 1 upon 4 to the power n+1 minus -1 to the power n+1 into z+1 to the power n. This is the summation form of the series about the point z equal to -1. क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? हाँ बोलो. देखो यहाँ पे तुमको ना रेडियस बता नहीं रहे हैं ना, यहाँ पे तुमको ये नहीं बताया है कि किस रीजन के अंदर तुमको इस सीरीज का कन्वर्जेंस लेना है. ठीक, तुमको जो पॉइंट दिया गया है, अगर तुम उसको अगर z प्लेन पे ले रहे हो, मतलब z तुम्हारा आर्गन प्लेन जो है वो z कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग है, तो वो पॉइंट है z इक्वल टू -1. ठीक, अगर उसको तुमने u प्लेन पे लिया, क्योंकि हमने u प्लेन पे शिफ्टिंग क्यों किया, जिससे हम ओरिजिन शिफ्ट कर सकें. ठीक, जब हम u प्लेन पे ले रहे हैं तो इसका सेंटर कहाँ पे है, इस सर्कल का, मतलब हमारा ये जो सर्कल था वो किस तरह का हो गया, पहले जो सर्कल दिया हुआ था वो था z+1 इज इक्वल टू सम वैल्यू. क्या वैल्यू, ये हमको नहीं बताया गया, हमको बोला गया इस पॉइंट के अबाउट टेलर सीरीज बनाओ. मतलब जब हम टेलर सीरीज का डेफिनेशन पढ़े थे तो क्या पढ़े थे कि z इक्वल टू a जो सर्कल है उसके अंदर टेलर सीरीज जो है वो ऐसी बनेगी. तो z इक्वल टू a सेंटर लेके जो सर्कल बनेगा उसके अंदर हमने एक कर्व लिया था और उस कर्व के अलाउंग हमने अपनी सीरीज को डेवलप किया था, है ना. तो अगर तुम्हारा सेंटर z इक्वल टू a पे है, यानी कि u इक्वल टू 0 पे है, z इक्वल टू -1 पे है, यानी u इक्वल टू 0 पे है, तो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट, सपोज u कोऑर्डिनेट में तुमने लिया, तो यहाँ पे तुम्हारा सर्कल का सेंटर है. ठीक, और इसके अबाउट तुम एक सर्कल के अंदर कन्वर्जेंस ले रहे हो, क्योंकि तुम यहाँ टेलर सीरीज बना रहे हो, तो यानी तुम किसी सर्कल के अंदर के रीजन को कंसिडर करोगे. अगर तुम लॉरेंट सीरीज बनाते तो किसके अकॉर्ड करते हो तुम लोग, एनुलस के अकॉर्डिंग, है ना. जहाँ पे अगर तुम्हारा सेंटर ये है तो एक एनुलस लेते हो, इस एनुलस के अंदर तुम लोग कन्वर्जेंस जब देखते हो तो वो लॉरेंट सीरीज होता है. ठीक, जब टेलर सीरीज होता है तो हम लोग एक सर्कल के अंदर ले रहे हैं. यहाँ पे सर्कल का रेडियस डिफाइंड नहीं है, यहाँ नहीं बताया गया कि किस रेडियस के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, लेकिन अगर जो भी तुम रेडियस लोगे
वो वैल्यू 1 से तो छोटी आएगी, तुम ओरिजिन पे हो, यहाँ से तुम अगर थोड़े से भी मूव करोगे, मिनिमम कुछ भी लोगे, रेडियस तो तुम्हारी मतलब नेगेटिव आ नहीं सकती, नेगेटिव रेडियस की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, और 0 पे हो तो वो वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच तो लाई करनी ही पड़ेगी ना, तो इट हैज टू बी लेस देन 1, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तुम यूनिट सर्कल ले लोगे अगर, मतलब, या तुम ऐसा भी मान सकते हो कि जब तुमको नहीं दिया हुआ है कि कौन से सर्कल के अबाउट लेना है, तो तुम हम मान लेते हो कि जो सर्कल का रेडियस जो है वो लेस देन 1 है, ये मान के तुम कर ले, ठीक, क्योंकि तुमको उस पॉइंट के नियर अबाउट कन्वर्जेंस देखना है, तो उस पॉइंट से जितना क्लोजर तुम सर्कल को बनाओगे उतना ज्यादा एक्यूरेट आएगा, ठीक है, तो उसके इजीली हम रेडियस मान ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट सेकंड वाला करके तुम लोग बताओ तो मुझे, 2 पॉइंट्स दिए हुए थे ना, z इक्वल टू -1 पे हमने देख लिया, z इक्वल टू 1 पे देखना है, तो अगर z इक्वल टू 1 पे हमको सीरीज को एक्सपैंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, f ऑफ z इज इक्वल टू गिवन फंक्शन का जो तो हमारा सेपरेटेड फॉर्म था उसको लिख लेते हैं पहले, 1 अपॉन z -3 एंड z प्लस 1, यही था ना, z -4 सॉरी, हाँ, z -3 एंड z प्लस 2, लाइक दिस इट वाज। हाँ, अब हमारा पॉइंट कहाँ आ गया, z इक्वल टू 1 पे, तो अब हमको जो ओरिजिन शिफ्ट करना है वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, एट द पॉइंट 1, सो u की वैल्यू क्या लेनी होगी, बताओ, ओरिजिन को 1 पे शिफ्ट कर रहे हैं यानी u की वैल्यू क्या लेंगे, z -1, ठीक, सो अकॉर्डिंगली f ऑफ z क्या बन जाएगा, देखो u के टर्म्स में जब लिखोगे तो u इक्वल टू z -1 है, यानी z इक्वल टू u प्लस 1 हो गया, तो ये हो जाएगा z -2 माइनस 1 अपॉन z प्लस 3, सॉरी u -2 एंड u प्लस 3, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी हमको नहीं बताया गया है कि ये रेडियस कितना है, तो हम लोग मान लेंगे कि रेडियस 1 है, यानी कि मॉड u की वैल्यू लेस देन 1 है। So, इसको प्रोसीड करो, वैसे वैसे बनाओ, क्या आएगा बताओ मुझे, पहला सीरीज क्या कॉमन लोगे, यस, सो वैसे सीरीज को लिखते जाओ, 1/5 यहाँ आ जाएगा, -2 इफ आई टेक कॉमन, ये आ जाएगा -1/2, 1 माइनस u/2 होल इनवर्स, second series will be, you will be taking 3 common obviously, so if you take 3 common you have 1/3, 1 plus u/3 whole inverse expanded by using binomial, and also multiply this 1/2 and 1/3 inside, -1 को कॉमन ले लेते हैं, 1/2 को और 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो और अकॉर्डिंगली सीरीज को लिखते जाओ। सो फर्स्ट सीरीज विल बी 1/2 माइनस u by minus minus it will be in plus form, so u upon 2 square plus u square upon 2 cube so on, ये पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है ना, यहाँ पे क्या आएगा ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव, सो सेकेंड सीरीज बनेगी तुम्हारी माइनस ऑफ 1/3 माइनस u by 3 square plus u square by 3 cube so on। So again collect the terms, similar terms को collect करते जाओ, पहला पेयर बनेगा 1/2 प्लस 1/3, सेकेंड u का कोएफिशिएंट बनेगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, थर्ड टर्म 1/2 क्यूब माइनस 1/3 क्यूब, माइनस नहीं यहाँ प्लस आ जाएगा u स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बताओ, can you guess the next term, tell me what will be the value, yes,
Yes, right. This is the series. So write the summation form. पिछले सीरीज के अकॉर्डिंग लिखते जाओ क्या आएगा समेशन फॉर्म। यहाँ पे भी देखो u का पावर 0 से शुरू हो रहा है ना, तो मैं सीरीज को n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करती हूँ। u का पावर n लिखते हैं, है ना, बाकी टर्म को उसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। तो यहाँ अंदर का टर्म क्या लिखना चाहिए बताओ देख के। yes, 1/2 to the power n plus 1, then this term is going alternately positive negative, है ना। -1 का पावर n ले लेते हैं डायरेक्टली तो भी हो जाएगा ना, प्लस -1 का पावर n अपॉन 3 to the power n plus 1, राइट। लाइक दिस वी कैन राइट। ये जो टर्म है ना, इसको कई तरीके से लिख सकते हो। इसको माइनस ऑफ -1 का पावर n-1 लिख सकते हो, माइनस ऑफ -1 का पावर n plus 1 लिख सकते हो। ऑल दोस विल बी करेक्ट, ठीक। और बस जस्ट इट शुड गो ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव। Okay, so we are getting the series 1 by -1/5 summation n equal to 0 to infinity 1/2 to the power n plus 1 plus -1 to the power n upon 3 to the power n plus 1 into, अब यहाँ u की वैल्यू को z के टर्म्स में लिख लो, z -1 to the power n। दिस इज द टेलर सीरीज। देखो ये दोनों सीरीज को एक चीज ध्यान दो, दोनों सीरीज में हमारे पास जो टर्म आया ना z के फॉर्म में, वो न्यूमरेटर में आ रहा है ना, डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं आ रहा है, जैसा कि हमारे पिछले क्वेश्चंस में हो रहा था। पिछले क्वेश्चंस में बहुत सारे टर्म्स कहीं ये में आ रहे थे डिनोमिनेटर में, किसी में कुछ टर्म्स आ रहे थे, ठीक। जैसे कि ये वाला सीरीज, ये जो सीरीज लिखा था हमने, इसमें एक टर्म डिनोमिनेटर में आया, बाकी सब टर्म न्यूमरेटर में आ रहे थे, ठीक। और उसके पहले की सीरीज में सारे टर्म्स न्यूमरेटर में आ रहे थे, डिनोमिनेटर में आ रहे थे, लाइक दिस। सो दिस टाइप ऑफ सीरीज वी कॉल देम एज Lorentz series, where one or more than one term is having negative power of the variable, ठीक। और जब पॉजिटिव पावर में आता है तो वो हमेशा टेलर सीरीज होता है, या रादर कह सकते हो अगर टेलर सीरीज बनाओगे तो वो हमेशा पॉजिटिव पावर में आएगा, ठीक है। सो नाउ आई होप सीरीज एक्सपेंशन इज क्लियर टू यू। एनी डाउट्स? Okay, so let us start with the next topic. We have to study about singularities, especially about a particular singularity called poles. Singularities और singular points, इसका definition मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था। Can anybody recall it? Singularities या singular points? हाँ हाँ, राइट। ऐसा पॉइंट जहां पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं रह जाता, उस पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं, ठीक। तो सिंगुलर पॉइंट्स के बहुत टाइप्स होते हैं। किस तरह का उसका बिहेवियर रहता है, किस तरह के उसके अकॉर्डिंग उसको अलग अलग उसका नाम दिया गया है। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, लाइक दैट, ठीक। ये सारे डेफिनेशंस तुम लोगों को पूछे जाते हैं, बुक में तुमको डेफिनेशंस मिल जाएंगे। लेट अस गो थ्रू इट वंस। बट इससे रिलेटेड तुम लोगों को सिंगुलैरिटीज तो जो है उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछते, डेफिनेशंस पूछते हैं कि ये सिंगुलैरिटी को डिफाइन करो, ठीक। ज्यादातर हम लोग को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी के बारे में पूछा जाता है जिसको हम कहते हैं पोल। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू अबाउट पोल एंड how to study about it, how to find pole and how to find the residue at pole, all that, ठीक। क्योंकि इसी से रिलेटेड बाकी के टॉपिक्स हैं जो कि तुम लोगों को ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक। सिंगुलैरिटी या सिंगुलर पॉइंट आई होप सबको क्लियर है, ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं रह जाता। तो पहले हमको ये याद रखना है कि एनालिटिक का क्या मतलब था। एनालिटिक मतलब उसको दो चीजें स्पेसिफिकली सेटिस्फाई करनी है। पहला, वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए फंक्शन, और दूसरा उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन जहां सेटिस्फाई नहीं होती है, वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कहलाता है, ठीक। तो हम लोग जब पोल या सिंगुलर पॉइंट्स को ये करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, मतलब वो किस तरह की सिंगुलैरिटी है उसको क्लासिफाई करते हैं, तो उसका एक इजीएस्ट मेथड देखा जाता है, वो है पहले उस पॉइंट के अबाउट उस फंक्शन का लॉरेंट सीरीज बना लो।
फिर इस लॉरेंट सीरीज को स्टडी करके हम देख लेते हैं कि ये किस तरह का सिंगुलर पॉइंट है। ठीक, जैसे कोई भी एक पॉइंट है, सपोज z इक्वल टू a एक पॉइंट दे दिया तुमको और तुमको बोल रहे हैं कि ये किस तरह का सिंगुलैरिटी है वो फाइंड करो। तो उसके कई सारे प्रोसेस होते हैं। एक जो इजीएस्ट प्रोसेस देखा जाता है वो ये है कि हम पहले एफ ऑफ जेड जो हमारा फंक्शन है उसका लॉरेंट एक्सपेंशन निकालते हैं एट द पॉइंट z इक्वल टू a। ठीक, और उसके बाद उस z इक्वल टू a पे इस फंक्शन एफ ऑफ जेड के जो लॉरेंट एक्सपेंशन है वो किस तरह का एक्सपेंशन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं। ठीक, तो मैं पोल का डेफिनेशन भी तुमको उसी टर्म्स में दे रही हूँ। फिर एक सिंपल मेथड भी बताऊंगी कि कैसे हम किसी फंक्शन का पोल निकाल सकते हैं विदाउट एक्चुअली हैविंग टू फाइंड द लॉरेंट सीरीज। लेकिन अगर तुमको डेफिनेशन पूछा जाए देन वी विल डिफाइन इन टर्म्स ऑफ लॉरेंट सीरीज ओनली। ठीक, सो डेफिनेशन हम मैं पहले बता रही हूँ। सपोज तुम्हारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड। ठीक, लेट एफ ऑफ जेड बी एनी फंक्शन whose Laurent series about the point A is given as, कैसे दिया जाता है देखो, लॉरेंट सीरीज में हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म भी आता है जिसको हम लोग a 0 से डिनोट करते हैं। ठीक, फिर कुछ पॉजिटिव पावर के टर्म आते हैं z माइनस a अगर पॉइंट है तो हमारे सीरीज के टर्म्स किस फॉर्म में होंगे, z माइनस a के फॉर्म में। उसके जो पॉजिटिव पावर के टर्म्स होते हैं उनको हम a1 a2 लाइक दैट डिनोटेड। सो z माइनस a टू द पावर 1 प्लस a2 z माइनस a का पावर 2 सो ऑन, इस तरह से लेते हैं। और उसके नेगेटिव पावर्स भी के टर्म्स भी होते हैं। ठीक, उनको हम कैसे कोएफिशिएंट्स लिखते हैं, a माइनस 1, सो z माइनस a टू द पावर माइनस 1 का कोएफिशिएंट हो गया a माइनस 1, z माइनस a टू द पावर माइनस 2 का कोएफिशिएंट लिख लेते हैं हम लोग a माइनस 2 सो ऑन। both this series can go up to infinity and any one of them can be curtailed to finite values also. ठीक, ये दोनों ही सीरीज जो है वो इनफिनाइट टर्म्स तक की वो हो सकती है या फिर फाइनाइट टर्म्स भी हो सकता है या फिर एक भी टर्म ना हो ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो अगर किसी की सीरीज में एक भी नेगेटिव टर्म के टर्म्स नहीं आते हैं लॉरेंट सीरीज में, किसी पॉइंट के अबाउट तुमने अगर एक किसी फंक्शन का लॉरेंट सीरीज बनाया और उसमें एक भी नेगेटिव पावर के टर्म नहीं आए तो वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती है। मतलब वहां पे जो उसकी सिंगुलरिटी बिहेव दिखा रहा है वो उसको हटाया जा सकता है। ठीक, अगर तुम्हारे पास ऐसा फंक्शन आ रहा है जिसके लॉरेंट सीरीज में सिर्फ कुछ ही टर्म्स नेगेटिव आर पावर के आ रहे हैं। ठीक, सपोज मतलब मैंने एक एफ ऑफ जेड फंक्शन लिया, इसके कुछ ही टर्म्स में नेगेटिव पावर आ रहे हैं, मतलब इनफिनाइट टर्म्स नहीं आ रहे, कुछ फाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं। ठीक, और पॉजिटिव सीरीज आ रही है इनफिनाइट सीरीज। ठीक, देन दिस एफ ऑफ जेड विल हैव अ पोल एट दैट पॉइंट z इक्वल टू a। ठीक, सो इसको लिख लो, somebody is writing some message। किसी को वो डाउट पूछना है क्या? नो ना, ओके। सो क्या बता रही थी मैं, अगर हमारे पास फाइनाइट टर्म्स है, जैसे कि इस तरह का सीरीज आ रहा है, मैं उसको प्रॉपर फॉर्म में लिख के बता देती हूँ। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, सपोज ऐसा सीरीज आ रहा है an upon z a minus n upon z minus a to the power n plus a minus of n minus 1 upon z minus a to the power n minus 1 so on a minus 1 upon z minus a plus a0 plus a1 z minus a plus a2 z minus a whole square so on up to infinity। मतलब नेगेटिव पावर का टर्म सिर्फ n तक जा रहा है, n के बाद कोई टर्म्स नहीं है। तब हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन f ऑफ z है इसका z इक्वल टू a पे पोल है ऑफ ऑर्डर n। सो इसको आगे हम इस तरह से लिख लेते हैं, लेट इज गिवन एज दिस, if the Laurent series have
negative power terms have finite number of negative power terms a minus n, then we say that f of z has a pole at z equal to a of order n, ठीक, ऑफ ऑर्डर n, ठीक। अब अगर किसी पोल का ऑर्डर 1 आया तो उसको हम सिंपल पोल कहते हैं। इफ पोल ऑफ ऑर्डर 1 इज कॉल्ड सिंपल पोल, मतलब ये जो तुम्हारा लॉरेंज एक्सपेंशन होगा उसमें सिर्फ एक नेगेटिव पावर का टर्म आएगा 1/z माइनस a वाला, और बाकी सारे टर्म तुमको पॉजिटिव पावर के मिल रहे हैं, तब हम लोग कहते हैं कि वो जो पोल है वो सिंपल पोल है। एक एग्जाम्पल हम यहाँ से देख सकते हैं, ये जो तुमने अभी तक दो लॉरेंट सीरीज बनाए, सॉरी टेलर सीरीज जो बनाए z इक्वल टू -1 पे और z इक्वल टू 1 पे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो जाएगी z इक्वल टू -1 पे एंड z इक्वल टू 1 पे, ठीक। और ये वाला जो क्वेश्चन हमने देखा था, ये वाला देखो f ऑफ z, ये जो फंक्शन हमने देखा था इसमें हमको z की सारी पॉजिटिव पावर्स मिल रही थी, सिर्फ एक टर्म मिल रहा था जिसका पावर नेगेटिव है, तो हम बोलेंगे कि f ऑफ z जो है इसका z इक्वल टू 3 पे एक सिंपल पोल है। द फंक्शन f ऑफ z इज हैविंग ए सिंपल पोल एट z इक्वल टू 3। कैसे पता चला? जब हमने इसका लॉरेंट सीरीज बनाया तो हमको सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिले नेगेटिव पावर के, एक ही टर्म मिला, और जिसका पावर कितना था 1, यानी कि ये सिंपल पोल है, ठीक। और ये जो टर्म है z इक्वल टू 0 पे, ये फंक्शन जो है वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी, क्योंकि हम लोग को यहाँ n क्या बोलते हैं, जो z के बहुत सारे नेगेटिव पावर, मतलब इनफाइनाइट नेगेटिव पावर्स मिल रहे हैं ना, ये सारे टर्म्स जो है वो नेगेटिव पावर में आएंगे z के, है ना, तो इसीलिए ये क्या z इक्वल टू 0 क्या कहलाएगा, एसेंशियल सिंगुलैरिटी, ठीक। तो इस तरह से हम लॉरेंट एक्सपेंशन से सीरीज की सिंगुलैरिटीज के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक। अगर वो इनफिनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स आए तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, अगर एक भी नेगेटिव पावर नहीं आया तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, और अगर उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर आया तो वो पोल है, ठीक। ये तो हो गया डेफिनेशन। एक सिंपल तरीका होता है पोल फाइंड करने का, वो ये है कि अगर कोई फंक्शन तुमको रैशनल फॉर्म में दिया हुआ है, सपोज यू हैव बीन गिवन लाइक दिस z इनटू z स्क्वायर प्लस 2z, हम ये पोल का डेफिनेशन, ओके नोटेड देन, ठीक। हाँ, f ऑफ z, अब जो सिंपल तरीका होता है निकालने का वो क्या होता है, f ऑफ z इक्वल टू, अगर सपोज कोई रैशनल फंक्शन है तो सिंपली जो डिनोमिनेटर है उसको तुम इक्वेट कर लो 0 से, ठीक। z स्क्वायर प्लस 2z इक्वल टू 0, ठीक। कौन कौन से पॉइंट पे ये 0 आ रहा है, कैसे निकलेगा, इसको रैशनल लीनियर टर्म्स में निकाल लो, z की वैल्यूज मिल जाएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करके, दो वैल्यूज मिल रही है z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू -2, तो ये जो फंक्शन है इसके पोल z इक्वल टू 0 और 2 -2 पे आएंगे, तो सिंपली तुम कह सकते हो कि पोल ऐसा सिंगुलैरिटी है जो तब आता है जब फंक्शन उस पॉइंट पे अनडिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड, या मतलब जहां पे उसकी वैल्यू इंफिनिटी करीब आ जाती है, तब जो पोल बनता है या जो सिंगुलैरिटी बनती है, क्योंकि जैसे ही वो अनडिफाइंड हो गया यानी वो सिंगल वैल्यूड नहीं हो सकता फंक्शन, ठीक। तो तब वो फंक्शन क्या हो जाता है, एनालिटिक नहीं रह जाता है। तो इस तरह की जो सिंगुलैरिटी आती है जो इस वजह से आ रही है क्योंकि वो पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी बन गया है या अनडिफाइंड बन गया है, उस पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं, सिंपल भाषा में बोला। डेफिनेशन ये है कि अगर उसका लॉरेंट एक्सपेंशन लो तो अगर नेगेटिव पावर्स हमको फाइनाइट मिलते हैं तब उसको ये कहते हैं, और क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो अगर तुमको किसी फंक्शन का पोल निकालना है, सिंपली उसको रैशनल फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो चेक वेदर इट इज एट विच पॉइंट दिस फंक्शन इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, यानी डिनोमिनेटर कहाँ 0 हो रहा है। तो हम लोग जब भी पोल हमको निकालना रहेगा हम यही मेथड लगाएंगे,
सिंपली अगर रैशनल फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर को इक्वेट कर देंगे 0 से और उससे हम फाइंड कर लेंगे। ठीक, अगर ये रैशनल फॉर्म में नहीं है तब हम उसको कोशिश करेंगे रैशनल फॉर्म में लाने की। जैसे कि अगर सपोज हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है कॉट जेड, अब कॉट जेड की कहाँ सिंगुलैरिटी है ये फाइंड करना है हमको, कहाँ पे पोल्स हैं। तो ये तो हमारा फंक्शन रैशनल फॉर्म में है नहीं, लेकिन इसको रैशनल फॉर्म में लिख सकते हो ना, इसको मैं लिख सकती हूँ ना, दिस इज कॉस जेड अपॉन साइन जेड। ठीक, अब जहां जहां साइन जेड 0 होगा वहां वहां ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। और z की वैल्यू, साइन z की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 होती है, सिर्फ ओरिजिन पे, कहा एनी मल्टीपल ऑफ 5 पे 0 हो जाएगी, है ना। तो जो 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 पॉइंट्स है जहां जहां पे वो 0 हो सकती है वो सारे इसके पोल्स हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या बताएंगे, ये जो फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू कॉट जेड, इसके पोल्स क्या है, 0 एंड प्लस और माइनस n पाई। मतलब जितने n की वैल्यू जितनी भी बदलते जाओ, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों लो, सारी वैल्यूज तुमको पोल्स देंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ पोल्स आ सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू तुम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के कुछ भी डाल सकते हो। ठीक, तो इस तरह से हम पोल निकालेंगे। पोल निकालने का सिंपल मेथड क्या है, वो वैल्यू जहां पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए उसको फाइंड करना, विल गिव यू द पोल ऑफ द फंक्शन। ठीक, डेफिनेशन मैंने तुम लोगों को लिखा दिया, क्लियर है, यहां तक समझ में आई बात। ठीक, अब आ जाते हैं हम इससे रिलेटेड जो मेन चीज हमको पढ़नी है, जिसको हमको यूज करना है, वो है रेसिड्यू एट पोल। रेसिड्यू एट पोल, रेसिड्यू मतलब क्या होता है, जो बच गया है ना। तो हम जब हमारा फंक्शन एक किसी जगह पे एनालिटिक नहीं आ रहा है, मतलब उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, है ना, उसको तोड़ नहीं पाएंगे, तो तोड़ते वक्त हमारा जो बच जा रहा है उसको हम रेसिड्यू कह रहे हैं। ठीक है, मतलब ये तुमको जस्ट वर्बली समझने के लिए, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। रेसिड्यू क्या है, जो बच गया। ठीक, तो हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं हो पा रहा है, तो एनालिटिक नहीं होने की वजह से जो बच जा रहा है उसको हम रेसिड्यू कह रहे हैं। ठीक, तो इसका डेफिनेशन भी हमको लॉरेंट सीरीज से मिलता है। अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड का सिंगुलैरिटी है, पोल सिर्फ नहीं, किसी भी तरह की सिंगुलैरिटी है अगर जेड इक्वल टू ए पे, तब उसके लॉरेंट सीरीज में तुमको ए इनवर्स का टर्म जरूर मिलता है ना, मतलब z माइनस ए का पावर -1। ये जो टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट आता है, यानी ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है, इसको हम रेसिड्यू कहते हैं। ठीक, तो अब क्योंकि हमको यहाँ से पोल की रेसिड्यू के बारे में पढ़ना है, तो मैं पोल के टर्म्स में लिख रही हूँ। रेसिड्यू ऑफ ए फंक्शन एट पोल z equal to a is the coefficient of the term z1 upon z minus a in its Lorentz expansion। ये डेफिनेशन एक्चुअली सभी तरह के सिंगुलैरिटीज के लिए एप्लीकेबल होती है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ से पोल के बारे में पढ़ने वाले हैं इसलिए मैंने पोल लिखा है। ठीक, तो हमको अगर किसी फंक्शन एफ ऑफ जेड का रेसिड्यू निकालना है किसी पॉइंट पे, तो रेसिड्यू विदाउट पोल नहीं निकलेगा, पहले हम पोल निकालेंगे। उन पोल पॉइंट पे जो उसका लॉरेंट एक्सपेंशन होगा, उसमें जो ये पहला टर्म आएगा z माइनस ए वाला, वो टर्म का जो कोएफिशिएंट आएगा 1 अपॉन z माइनस ए का जो भी कोएफिशिएंट होगा, वो हमारा रेसिड्यू कहलाता है। ठीक, और ये याद रखना कि पोल के ऑर्डर से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पोल ऑफ ऑर्डर 1 होगा तो भी रेसिड्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म ही होगा, और पोल ऑफ हायर ऑर्डर होगा तो भी रेसिड्यू जो है वो 1 बाई z माइनस ए का कोएफिशिएंट ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हायर ऑर्डर का पोल है तो हमको पावर को इसको बढ़ाते जाना है। ठीक, रेसिड्यू हमेशा 1 अपॉन z माइनस ए के कोएफिशिएंट को ही बोलेंगे। ठीक, तो ये हो गया डेफिनेशन। लेकिन अगेन हम लोग ये डेफिनेशन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस डेफिनेशन को यूज करें तो जितने पोल्स हमको मिलेंगे उन सारे पोल्स के अबाउट हमको पहले लॉरेंट एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा, जो कि काफी लंबा काम हो जाएगा। ठीक, उससे इजियर मेथड हमारे पास है, दैट इज
फॉर्मूलाज है हमारे पास रेसिड्यू फाइंड करने के लिए, वो फॉर्मूलेज को हम यूज करेंगे। ठीक, तो हमारे पास किस तरह का पोल है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मूले हैं। रेसिड्यू एट सिंपल पोल अलग है, रेसिड्यू एट पोल ऑफ ऑर्डर एन अलग है। ठीक, तो मैं आज सिर्फ तुम लोगों को डेफिनेशंस लिखवा देती हूँ फॉर्मूलेज। कल की क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम्स देखेंगे कि पोल कैसे फाइंड करते हैं और उस पोल पे रेसिड्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, सो रेसिड्यू ऑफ सिंपल पोल क्या क्या फॉर्मूला होता है लिख लेते हैं। दो फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, रेसिड्यू एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू ए, ऐसा भी लिखते हैं। और कहीं कहीं बुक में तुम लोगों को ऐसा भी लिखा दिखेगा, रेसिड्यू एफ ऑफ ए, मतलब जेड इक्वल टू ए पे हम रेसिड्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक, वो कैसे निकालते हैं हम लोग, जो हमारा फंक्शन है पहले उसको रैशनल फॉर्म में ले लेते हैं और फिर उसको z माइनस ए से मल्टीप्लाई करते हैं। जो एफ ऑफ जेड है उसको z माइनस ए से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लिमिट z टेंड्स टू ए पुट करते हैं। पहले z माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लिमिट z टेंड्स टू ए पुट करेंगे, तो इस लिमिटिंग वैल्यू जो ये इसकी मिलेगी हमको, वो रेसिड्यू हो जाएगी। ठीक, ये पहला सिंपल मेथड है फॉर फाइंडिंग सिंपल पोल। ठीक, दूसरा मेथड है, अगर तुमको रेसिड्यू एट एफ ऑफ ए निकालना है और अगर तुम्हारा ये फंक्शन जो है वो अगर रैशनल फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि अगर तुम्हारा फंक्शन फाई ऑफ जेड अपॉन जाई ऑफ जेड के फॉर्म में तुम लिख सकते हो। पहले फंक्शन को लिख लेते हैं वैसे ना, इफ यू आर हैविंग ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इन द फॉर्म ऑफ इन रैशनल फॉर्म फाई ऑफ जेड अपॉन जाई ऑफ जेड, then residue at f of a at z equal to a is given at phi of z a upon xi dash of a, मतलब phi of z न्यूमरेटर को ऐसा रहने दो, डिनोमिनेटर को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो और फिर z इक्वल टू a पुट करो, तो ये वैल्यू भी हम लोगों को रेसिड्यू की वैल्यू देता है। तो कुछ क्वेश्चंस में ये वाला मेथड इजियर पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस में ये वाला, तो हमको दोनों ही फॉर्मूलेज याद रखने हैं, जहां पे जो इजियर पड़ेगा वहां पे हम वो यूज करेंगे। ठीक, तो सिंपल पोल है, अगर पोल का ऑर्डर 1 है अगर, तो हम लोग सिंपली ये मेथड या फिर ये मेथड से रेसिड्यू फाइंड करते हैं। ठीक, किसी को डाउट है इसमें? ये बुक में भी दिया हुआ है, चाहो तो बुक से भी नोट कर सकते हो। बुक में ये नेक्स्ट चैप्टर है शायद, इस एक्सरसाइज के बाद है। सिंगुलैरिटी एक एक्सरसाइज में दिया हुआ है, उसके बाद की एक्सरसाइज में दिया हुआ है ये रेसिड्यू। ठीक, रेसिड्यू थ्योरम पहले समझा दिया गया, रेसिड्यू थ्योरम मैं बाद में समझाऊंगी, पहले रेसिड्यू निकालना सीख लेते हैं। ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक, रेसिड्यू एट एफ ऑफ ए लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस ए एफ ऑफ z, एंड एक और फॉर्मूला है पाई ऑफ a अपॉन z डैश ऑफ a। ठीक, और नेक्स्ट लिख लेते हैं, रेसिड्यू ऑफ ए पोल एट ऑफ ऑर्डर n, रेसिड्यू एट पोल ऑफ ऑर्डर n, मतलब अगर पोल का ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है तब हमको अगर रेसिड्यू निकालना है, रेसिड्यू एफ ऑफ ए, देन दैट विल बी इक्वल टू लिमिट, पहले आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, लिमिट n टेंड्स टू sorry not n tends to z tends to a n minus 1 is derivative of the function f of z at z equal to a। oh हाँ, z minus a का पावर n से भी मल्टीप्लाई करना है, z minus a to the power n f of z at z equal to a। मतलब क्या करना है, अगर पोल का ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है तो पहले उस ऑर्डर के फैक्टर से फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, z माइनस 1 पे सपोज अब ऑर्डर 2 आया हमको पोल, तो z माइनस 1 होल स्क्वायर से पहले फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो बच गया वैल्यू है उसको n माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। अगर पोल ऑर्डर 2 है तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार, ऑर्डर 3 है तो 2 बार, इस तरह से डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब जो वैल्यू बची डिफरेंशिएट होने के बाद, वहां जहां जहां z है वहां a पुट करेंगे। ठीक,
उसी को लिमिट z टेंड्स टू a भी लिख सकते हो या फिर z इक्वल टू a इस तरह से लिख सकते हो। कोई एक ही लिखना सफिशिएंट है, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, लिमिट z टेंड्स टू a किया और फिर 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस विल बी द रेसिड्यू एट पोल ऑफ ऑर्डर n। यहाँ तक के फॉर्मूलेज लिख के रखो। वी विल लर्न द मेथड ऑफ मतलब अप्लाई कैसे करना है और रेसिड्यू थ्योरम कैसे यूज करना है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नोट कर लिया? अभी तुम लोग मीटिंग लीव नहीं करना, मैं एक बार लीव करके फिर ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ अटेंडेंस प्रॉपर दिख नहीं रहा है। Okay, now you can leave the meeting. Now you can leave the meeting. I have exported the attendance. Any doubt regarding all these formulas? हाँ बोलो. E51. Okay, I will check. तो अपना रीनेम क्यों नहीं किया? कल बोली थी ना अपने नेम को प्रॉपरली रीनेम करके ज्वाइन करना। नेक्स्ट टाइम से प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है ना, क्योंकि मेरा अटेंडेंस उसी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होता है। Okay, so we will discuss the next topic in the next lecture. I am closing the meeting now. You can leave the meeting. Ma'am,